अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने हुकूमत पर आज कड़ी तनकीद की है, 3 साला कारकर्दगी को तबाही करार दिया है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जी नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी 19 करोड़ के असासों के हवाले से। एक तरफ तो महंगाई की सुनामी हमारे सामने मौजूद है जो कि आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातें जो है वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज लेके चलेंगी आगे और क्या होगा। पीडीएम का जलसा भी हो गया जी, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस वक्त दौरे पर हैं, सिंध के मुख्तलिफ जलसों से रैलियों से खिताब भी कर रहे हैं और साथ में गिले भी करते हुए नजर आ रहे हैं पीडीएम की जमातों से, और दूसरी तरफ अकेले इस जंग को जीतने की बात कर रहे हैं जो कि ऑपोजिशन की चल रही है। साथ ही जी हुकूमत कह रही है कि हमारी सोफार 3 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ऑपोजिशन इसको किसी भी तौर से मानने के लिए राजी नहीं है। अब क्या सारी जो सिचुएशन है इस वक्त करंट, उसके ऊपर ऑपोजिशन की जमातें और ख़ास तौर पर जो पीडीएम की जमातें हैं ऑपोजिशन की और उसके बाहर जो जमातें हैं, वो एक पेज पर कंसेंसस डेवलप कर सकेंगी कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी, क्योंकि हुकूमत तो किसी भी तौर से ऑपोजिशन से इस वक्त कोई डरती हुई नज़र नहीं आती है। एंड दिस इज़ इट कि जी हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है ऑपोजिशन का, चाहे वो पीडीएम की जमातें हो या पीडीएम से बाहर की जमातें हो, हम सारी चीज़ें कर लेंगे। बहरहाल जी इस सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे ख़ास तौर पे, और इसके हवाले से गुफ्तगू करूंगी। मेरे पैनल में मौजूद होंगे सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन करें स्टूडियो से कादिर मंदुखेल साहब हैं, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कादिर मंदुखेल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमजद खान नियाजी साहब हैं, पीटीआई से, मेंबर कौमी असम्बली, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही थैंक यू वेरी मच। मुझे ज्वाइन करेंगे जी गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी, सेंटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब नून लीग से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं कादिर मंदुखेल साहब की तरफ जाती हूँ। कादिर मंदुखेल साहब, ये बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जमातें चाहे वो पीडीएम में हो या पीडीएम से बाहर हो, क्या वजह है कि एक पेज पर नज़र नहीं आ रही है और एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिशन की ही जमातें अगर हो जाएंगी तो वो फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगी? असल में अपोजिशन की बदकिस्मती है और हुकूमत की खुशकिस्मती है। कितने तबाकुन हालात में, इतनी महंगाई में, खारजा पॉलिसी अगर आप देख ले, दाखिला पॉलिसी देख ले, माशी पॉलिसी देख ले, तो हर तरफ अफरा तफरी है। मगर बदकिस्मती अपोजिशन की है कि उसमें से कुछ जमातें जो है ना वो सिर्फ एक ही एजेंडा लेके घूम रहे, चाहे वो मुस्लिम लीग नूनी क्यों ना हो, उनका एक ही एजेंडा है। आप देख रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, मैं उसके मुकाबले में था, जो कि 15 दिन पहले मुझे भेजा गया, मेरा कंस्टिट्यूंसी नहीं थी। और उसके बाद वो अभी पिछले हफ्ते तशरीफ़ लाए 3 साल बाद, और कराची से बनी गाला को ललकार रहे थे। तो सबसे पहले तो सवाल, और वो आंसू भी बहा रहे थे, मैं वो नाम नहीं लूँगा, बहरहाल उसके अपने आंसू थे जो बहा रहे थे। लेकिन ये इनको ये पता नहीं है कि 35,000 वोट अगर उसने बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन यानी 249 से लिए 2018 में, तो वो लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, वो लोगों को खिदमत करने के लिए भी है। तो क्या खिदमत की है? बहरहाल उनका एक ही एजेंडा है कि मैं नवाज शरीफ साहब को लाना और कुछ नहीं। अब देखने अगले दिन उसने कौमी हुकूमत की बात की, फिर उसके बाद उसने कुछ और बात की है कि शफाफ इलेक्शन 2023 में होना चाहिए। अच्छा भाई, अगर 2023 में शफाफ इलेक्शन होना ही है, जो कि सबका ख्वाब है, हमारी कोशिश है, सब कुछ है, मगर फिर आप ये जो धरने और इस्लामाबाद में धरना, जलसे जुलूस, फिर ये क्यों करें? तो आप इंतखाबी तैयारी कर लें। और फिर आपने तो मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के हवाले कर दिए, आप कह रहे मौलाना साहब के क़यादत में हम सब जाएंगे इस्लामाबाद। तो भाई, अब इस्लामाबाद किस लिए जा रहे हैं? आपने हमारे चेयरमैन को, अपने मुलाजिम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जरिए आपने नोटिस भेजा, शोकाज भेजा। वो कि शोकाज जो है वो अपनी बराबर वाले को नहीं दी जाती, शोकाज अपने मुलाजिम को दी जाती है। वो कि हम कई दर्जे ज़्यादा उनसे बड़ी पार्टी है और हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले और हम बिकने वाले भी नहीं है। तो सवाल ये है कि हुकूमत की फिर हथकंडे आप देख ले। बहरहाल ये तो इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की है, और जो कि खुद ये कह रहे हैं कि भाई नज़ीर चौहान का हाल देख ले। तो ये हुकूमत के भी आप देख रहे हैं, फवाद चौधरी साहब का या इनका वज़ीर कानून का, इनकी जो बयानात आ गए, उन्हें ये बोला कि अब अगले वाले दिन, जो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अगले दिन बड़े सख्त है और FIA अब कार्रवाई करेगी। और मेरे साथ अभी
एक चैनल पे बैठे हुए थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो कह रहे हमने नेब को आजमा लिए, पुलिस को आजमा लिए, अब हम आजमाएंगे एफआईए को। यानी अच्छा। अब इतनी खुली धमकी अपोजिशन को। और मुझे हैरत है हाँ। कि अभी तक जो है ना वो मैं तो खासकर चीफ जस्टिस साहब से बात करूं कि उसे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। हाँ। आप अभी से 2023 के इलेक्शन के लिए अपोजिशन को धमकियां दे रहे हो। क्या आप हर आदमी को आपने नजीर चौहान समझ लिया कि दो थप्पड़ लगे नहीं है और वो एकदम उसका जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? तो ये हर किसी को ये समझ रहे, मगर उनको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की जालें हैं। या हमने फांसियां भी देखी है, हमने जेलें भी देखी है, हमने कोड़े भी देखे, हमने शहादतें भी देखी है। तो ये पीपल्स पार्टी इन चीज़ों से को डराने वाले नहीं है। लेकिन अब इनके पास कुछ है ही नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हम बिखरे हुए हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब अपना आलम लेके वो चल रहे हैं और हम तो 2023 के इलेक्शन की भी हम करें। और साथ साथ इस हुकूमत का जो मकरू चेहरा है, जहाँ आलमी सतह पे वो पाकिस्तान को तना कर चुके हैं, जहाँ माशी सतह पे पाकिस्तान को तबाह कर चुका है, जहाँ दाखिली सतह पे आप देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, या जो जनूबी पंजाब में जिंदा लोगों की जो आत और गले काटे गए, आपके सामने की बात है। तो ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम को ये भुगतना तो पड़ रहा है। और फिर वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अभी आपने पिछले दिनों में देखा तो उन्होंने जो एक जश्न मना रहे थे कि 3 साल का। अब यकीन करेंगे मैं इस्लामाबाद में था तो मैंने भी सारे अपने काम इधर उधर कर लिए। मैंने कहा मैं भी तो सुन लो, हो सकता है मेरी नज़र में एज ए अपोजिशन हमें नज़र नहीं आ रही उनके अच्छे काम, चलो देख ले, हो सकते हैं जितने बड़े पैमाने में पूरा बड़े बड़े शहरों में उन्हें स्क्रीन लगा दिए। तो मैंने कहा मैं भी सुन लूं कि आया ऐसी क्या बात बताएंगे। आप देखा वही नाच गाना, वही अताला सहली, वही उनका वो क्या है वो लुडिया जमालो वाला क्या नाम है उसका, वो सारे वही गाने गा रहे थे और क्या दिया। जब आज भी आप देख रहे हैं 120 रुपए चीनी, आज पेट्रोल अभी 120 रुपए, अभी परसों उन्होंने 1.5 रुपए कम किया है। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप कोरोना के दिनों में भी रो रहे थे आलमी सतह पे, आपने अब आपको बता दूं कि जो इमरान न्याजी साहब फरमाते थे कि मैं अगर कर्ज लूं तो मैं खुदकशी करने पे ज्यादा तवज्जो दूंगा, खुदकशी ना कर लूं। आज आपको पता है 17,950 अरब ये ले चुके हैं अभी तक कर्ज। तो वो खुदकशी का तो आराम है, मैं उसको मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ तो अपने गिरबान में देख रहे ये नाच गाने से थोड़ा फारिग होके आवाम की जो महंगाई है या जो बेरोजगारी है, 1 करोड़ नौकरियों की आपने बात की है, 50 लाख घर आपने किए। आज मैं एक तकरीब में देख रहा था, इमरान न्याजी साहब वो फरमाते थे कि 2 करोड़ बच्चे जो ना वो स्कूलों में नहीं जा रहे। भाई आपने 3 साल पहले जो एज आपका अपोजिशन में थे तो आपने कहा 1.5 करोड़ नहीं जा रहे, आज तो आप 2 करोड़ गिनवा रहे हो। तो भाई 2 करोड़ अगर आप गिनवा रहे हो तो आपने पिछले 3 साल में इस 2 करोड़ बच्चों के लिए जब आप अपोजिशन में हुआ करते थे उस वक्त आप ये फिगर या 1.5 करोड़ बताते थे। आज 2 करोड़ आप बच्चों को खुद बता रहे हो। आज के प्रोग्राम बता रहा हूं, सुबह किसी एहसास प्रोग्राम जो कि जालसाजी से बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम एहसास प्रोग्राम रख दिए, वह खुद आज प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे 2 करोड़ बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जा रहे। तो भाई आप जक मारे थे 3 साल में क्या किया? आप कम से कम 2 करोड़ नहीं है तो 200 बच्चों के लिए तो स्कूल को बंदोबस्त कर रहे थे। आपने क्या किया? वही खैराती अदारा, वही जाके शेल्टर होम बनाना, वही जाके दस्तरखान में जाना, वही जो एनजीओ का काम वो करे। भाई अभी आप वज़ीर आज़म हो गए, आप पाकिस्तान के हुक्मरान हो गए। अभी आप लोगों के लिए जो आपने सब असबाग दिखाया है 126 दिन धरना पार्टी में, अब वो करके दिखाए हैं। अब आप जाएंगे क्या? अब आखिरी 2 साल आपके रह गए, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी आपने कर दिए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये 2 साल में भी यही ड्रामा करेंगे। मुतमईन नहीं है, ऑपोजिशन मुतमईन नहीं है। मैं जाऊंगी, आई हैव टू गो टुवर्ड्स अमजद साहब। अमजद खान नियाज़ी साहब बताएं, जो ऑपोजिशन कह रहे हैं खासतौर पे पीपल्स पार्टी के जो गिले है कि जी वो अभी तक उस तरह से चीजें नजर नहीं आ रही सो फार 3 इयर्स की परफॉर्मेंस में। जो आप लोगों ने चीजें दिखाई उसके मुतालिक वो कह रहे हैं दिखा कुछ रहे हैं और पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और है। ऐसे ही है, वो वादे वफा नहीं हो सके जो कहे गए थे। अमजद साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी जी। अगर इनको अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अभी देखें इन्होंने जो 72 सालों में और खुद इनकी कुंते देखें, आपने जवाब नहीं दे रही। मतलब इन्होंने तालीम का जो हाल कर रखा है, स्कूलों में अभी जो है वो गायें भैंसें बजी हुई हैं। तो खुद सोचो कि इन्होंने किस सतह पे इदारों की तबाही मचाई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कल भी मैंने एक टीवी चैनल पे कहा कि हम तो गले सड़े निज़ाम जो गल सड़ चुका था उसकी बेहतरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक कितना इन्होंने कर्जा चढ़ाया था, फिर 2013 से 2018 के दरमियान कितना कर्जा चढ़ा था। तो
ये सारी चीजें थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। फिर ये मुझे एक इदारा उठा के बता दें जिसमें ये कह सकें कि हम ये बहुत बेहतर इदारा छोड़ के गए। आप देखें कि रेलवे था, PIA था, स्टील मिल थी, कोई और इदारा था जिसमें ये कह सकें कि हम इनको बहुत अच्छी हालत में दे के गए थे और इन्होंने तबाह किया। लेकिन अफसोसनाक डाले, हम तो इनका डाला हुआ गंद अभी साफ कर रहे हैं। जो देखो, एक दिन में ये साफ नहीं होना, इसके लिए बड़ा टाइम लगेगा और हमारी टाइम लगेगा, 30-35 साल चाहिए। हाँ। ज्यादा इकोनॉमी को तबाह किया। देखिए, कोई ऐसा इदारा हमने देखा तो वो हमें बेहतर नहीं लगा। अगर कोई इनके ज़हन में है, मुझे बता दें कि कोई एक हमें इदारा ऐसा बता दें मुझे कि जी इन्होंने आपको। वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो आपने 3 साल में क्यों नहीं किया कोई भी इदारा? ठीक, आपको 30-35 साल चाहिए क्या? कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं। भाई हम तो आपके नज़र में निकम्मे सही। आप तो बड़े आए थे दूध के धुले हुए, आपने क्या किया वो बताओ। अच्छा, कभी मेरी बारी, कभी तेरी बारी, कभी बारी बारी, तो ठीक है ना, दोनों ने ये सिलसिला लेके रखा हुआ था। लेकिन हाँ, ग्रांट जो जवाब नहीं दे गई है। हाँ, वो अपनी बात कर रहे हैं। इंसाफ की हुकूमत में ये आज आपका बेहतर हुआ ना। आज आपके जो रिजर्व हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख का ये आज मैं समझता हूँ कि आज बेहतर सतह पे है। आज आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर आवाज़ समझ में नहीं आ रही भाई। आवाज थोड़ी सी कम है, आवाज थोड़ी सी बढ़ाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज आप एक्सपोर्ट देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अखबार में कि वो कहाँ पे है। आज जो अच्छा ठीक है। दे बस भी सब टेक्निकल ग्लिच उनकी तरफ से, उनकी कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस है। मैं कादिर मंदुखेल साहब की तरफ ही जा रही हूँ वापस। कादिर मंदुखेल साहब, जो वो बात कर रहे हैं कि जी रिजर्व्स बेहतर हो गए और जो वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अपनी गिनवाते हैं, सो आप लोग को नहीं लगता कि उसमें कोई बेहतरी आई है या फिर सारी चीज़ें सामने से कुछ और है और बैकडोर कुछ और हो रही हैं? मैं आम गरीब आदमी की बात नहीं करूँगा, मैं आम जो बेचारा ठेले वाला है उसकी बात नहीं करूँगा। आप एज एंकर मुझे बता दें, आपको सब कुछ पता है, क्या इस रेमिटेंस से आपके जो खर्चा है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? क्या आपकी जो महंगाई है, जब आप एक शॉप पे जाएंगे या आपके घर वाले एक शॉप पे जाएंगे जो ख़रीदारी करेंगे उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके इस जो रेमिटेंस ये बता रहे हैं एंकर, आपसे सवाल करूं, गरीब आदमी से नहीं करूं, क्या आपके रेमिटेंस से कोई रोज़गार बढ़ा है? क्या आप इसके रेमिटेंस से कोई घर मिले हैं? ओ भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो अल्लाह के बंदे। आप वही रोना धोना भाई, हम तो आपकी नज़र में बुरे सही ना, आप तो आ गए फरिश्ते। आपने कहा 200 लोगों की माशी टीम हमने तैयार की अरस्तु असद उमर के सरबराही में, तो वो तो असद उमर तो आपका फेल हो गया। आपकी वो 200 टीम के साथ ही कोलैप्स हो गई। फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना लिया हफीज शेख को, उसको फिर आप फेल हो गए। फिर उसके बाद अभी आपने जहांगीर तरीन को लाया, शौकत तरीन को लाया। तो भाई पीपल्स पार्टी को तो आप गालियां दे रहे थे कि ये करप्ट है, उसने पैसे लिए, उसने ये किया। वही पीपल्स पार्टी की टीम ले गए, आधी काबीना में तो आपकी पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के लोग बैठे हुए हैं। तो भाई आपकी वो 200 की जो टीम अरस्तु की सरबराही में, वो कहाँ गई है, वो कहाँ चले गए? और फिर सारी बातें जो आप ये रोना धोना शुरू आपने किया हुआ है, आप ये रोना धोना की वजह से तो आप आ गए ना सामने, जिस तरीके से भी अगला आपको लेके आए। तो अब आप ये बताओ कि पिछले 3 साल आपके पूरे हो गए, आपने कहा 3 महीने में हम पाकिस्तान में वो करेंगे जो सब याद रखेंगे। आज 3 साल हो गए और मैं यकीन से कहूंगा कि अगले 2 साल भी आपका यही रोना धोना होगा कि नवाज शरीफ को 35 साल मिले, पीपल्स पार्टी को इतने साल मिले, अब हमें भी 35 साल दो, तब हम ठीक करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, निकम्मा ही होता है, अब कुछ भी कर लो। अच्छा जी, नियाजी साहब ने वापस ज्वाइन कर लिया। जी नियाजी साहब। तो मैं ये कह रहा था जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे फ्लोर नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अमजद साहब क्या कह रहे हैं। हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हाँ हैं। लेकिन आई एम श्योर कि वही बातें रिपीट करेंगे, वो बोलने का कुछ नहीं उनके पास। हेलो जी अमजद साहब। देखिए, इन्होंने तो अपने लड़कावों ने आज भी लड़काना की हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते सो रहे हैं। इनकी हालत ये है, वहाँ पे 2 ही तबके, एक वडेरा है, एक बिहारी है। और ये जो है बातें करते हैं बड़ी लंबी लंबी, छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे मंदुखेल साहब अभी नए MNA बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको 6ठे नंबर पे भेज दिया मैंने।
अच्छा अच्छा आप इनके थर के हालात देखें, वहाँ पे आज भी बच्चे अरे जो बे है थरवर मर छोड़ो, रहे हैं। आप बताओ रियासत मदीना के ठेकेदार हो, आपने जो दूध की नहरें लानी थी वो कहाँ गई? अपनी बात करो, हम तो बुरे ही सही आपकी नजर में। हमने तो 3 साल में इनके आपके साथ फैसल वाडा को छठे नंबर पे भेज दी है, पूरे पीडीएम को हरा है, एमकेएम को हरा है, पीएसबी को हरा है, टीएलपी को हरा है। आप अपनी बताओ 3 साल में आपने क्या किया है? ये रोने अल्हम्दुलिल्लाह धोने हमने से आपको अल्लाह लोगों को नहीं मुतमिन कर सकते हो। आप 3 साल में जो आपने एक कारनामा हो, एक प्रोजेक्ट हो, बता दे मुझे। चलो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह एक बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बताते हैं जी जी हौसला बता, रखो, बहुत आज बताते जी हैं। जी बता दे, बता देखिए दे। आज पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के हाँ, लिए 260 अरब रुपया रखा है। ओ भाई पैसे आज छोड़ो, महंगाई की बात पाकिस्तान बताओ। पाकिस्तान 260 अरब तहरीक किधर रखे? वो इंसाफ जगह ने तो बताओ ताकि गरीब 40 आदमी का मोल दे, लाख वहां से ले ले। खातों के लिए 5 लाख तक की बगैर सूद के कर्जा रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो ओ भाई इन्होंने महंगाई पे कहां पे हो गई ये बता दे। गरीब को आपका नहीं अपना दिया, अदारा वो शुमारियात की गवर्नमेंट बात ने बता रहे हैं आप, ये कैलकुलेशन शेख चली वाले ना बताए मुझे। Actually, Kadir, आपका let him डॉक्टर इशरत respond. हुसैन जो कल इस्तीफा दे गया पिछले हफ्ते, लॉ एंड जस्टिस कमेटी से ने खिताब किया, अच्छा, पूरे Kadir, पाकिस्तान let को आप him बेचने respond. जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के Kadir, हवाले करने जा रहे हो। relax. Let him respond, फिर उसके बाद आप कलीगा वन क्या एट वन रिस्पॉन्ड कर टाइम रहे हैं? ना ये रिस्पॉन्ड कर रहे बोलने हैं? देना, ये तो उनको रामजानी अपना सुना रहे हैं। मौकिफ तो देने दें। जी अमजद साहब, कादिर साहब को जो है ना वो मशीन की तरह, रोबोट की तरह, वो बटन की तरह चलना शुरू हो जाता है। तो आज मेरे फुल ख्याल से एनर्जी में, फुल फॉर्म में आए मैं कादिर तो भाई। आवाम को दे रहा हूँ, वो कैमरे में नहीं घुस सकते, वरना पता नहीं क्या करते हो। देखिए, इनको हौसला करना चाहिए, सुनना चाहिए। आप हौसला मुझे दे, कोई अच्छा सा अच्छा प्रोजेक्ट बता अच्छा दो। कादिर, ये रिलैक्स, लेट अमजद रिस्पॉन्ड, पहले उन्हें बोलने दे। हाँ जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है जितना साफ करिए। तो मेरे कहने का मकसद है जी, कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान कर की रहे हैं। इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाए और बेहतर अल्लाह की आपको तरफ कामयाब करे। जा रही है। अब आम आदमी को जिन्होंने उनको लूट के बाहर के मुल्कों फिर में वही करे बात। माल तो बना लिए, काश के ये लोग है ही नहीं कोई बात उनके पास। बना जाते, ठीक है ना। ओ भाई हमें अब छोड़ दो, हमने जो कुछ किया हम बुरे ही से ही आपके नजर में। अपना बताओ। बनाते ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ बना के कुछ नहीं इनके पास बताने को। बड़े बड़े क्लिफ्टन में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बार बार, बिल्कुल ये पूरे मीडिया के सामने, मुझे एक प्रोजेक्ट बताओ जो आपने मुकम्मल किया है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये आदाद शुमार ये ना बताए, एक प्रोजेक्ट बताओ जो आपने 3 साल में मुकम्मल किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको। आपके दावे जो है ना वो फिर वही वही बात। दावे हैं जैसे थर के अंदर जो है ना गरीब आदमी मर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग उसकी माशाल्लाह, हालत कमाल के बेहतर आदमी है। कर रही चले है। अमजद को हाँ, बोलने आप दें। जब बात तो करने देखिए पाकिस्तान अच्छा, वैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको यकसान तालीमी निज़ाम दिया है। क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत ने, ये आपके लिए तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब है अगर सोचे तो। आपने तो गरीब के कौन सा लिए इनकलाब है? उनको छूतर याजी बना साहब दिया मुझे था। बता दे। आपने आपके तारीख आपने में पाकिस्तान हेल्थ में वबा, दुनिया में 100 साल बाद ये वबा आई है आपकी हुकूमत में। आपका अंदाजा लगा लो कितने। आप आज बड़े जुडिशरी बन के गए। जो हाल आपने किए, आप देख रहे पाकिस्तान में से सुप्रीम कोर्ट का वकील बता रहा हूं, जितना अफरा तफरी जुडिशरी में आपके दौर में कभी नहीं, क्योंकि आपके वजीर डायरेक्ट मुदाखलत करे। पंजाब के सारे सेशन जज बदल दिए, क्यों हमसे नहीं पूछा? बताए, पूछे अपने वजीर कानून से। आपने हर डिपार्टमेंट को छोड़ के आपने जुडिशरी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। बात सुने, पहले आपने अदालतों पे हमले किए थे, हमने नहीं किए। आपने पंजाब के सारे सेशन जज बदल दिए 3 दिन पहले। भाई वकील हूं, मुझे पता करे किसी वकील से। हाँ, आपने तो वो गन डाले जिनके बारे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अच्छा, आप ने ही कि पूछ से अपने बोलो, कौन सा काम सूबाई किया? काम तो हुकूमतों के बताएगा। अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज केपीके के अंदर मुकम्मल तरीन, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है कि आज हेल्थ सिस्टम हेल्थ सिस्टम कह रहे हैं। कौन सा health system? कोरोना में कह रहे हैं कि हमने सबसे तो अच्छा काम सबसे किया है। पहले सिंध हुकूमत ने किया है। मुराद अली शाह को बिलावल भुट्टो के सरबराही में WHO ने उसको तारीफ की है। आप तो कह रहे नजर तो काम है, ना करे कोई लॉकडाउन। आप कैसे क्रेडिट ले रहे हो? तो सिंध हुकूमत को मिल चुका है पहले, और सिंध हुकूमत की नक्शो कदम पे चल के अब आपको भी मिला है सिंध हुकूमत की वजह से। वरना सबसे पहले तो सिंध हुकूमत की, मुराद अली शाह की तारीफ की है WHO ने। जरा तारीख दुरुस्त करिए। खान साहब, आपने तो वहाँ पे कोरोना के अंदर जो फैक्ट्री खोलने और ना खोलने पे आपने तो दुकानें खोल रखी थी। हमने कोरोना ये तो पे दुकान कंट्रोल के बंदे, सबसे पहले हमने आपने की है। तो दुकानें खोल रखी है वहाँ पे। आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, 3.5-4 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया हमने। ये तो पाकिस्तान हुकूमत ने
जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो मैंने पूरी दुनिया को जो उससे पहले इससे पहले मुराद अली शाह की हुकूमत की है, सेल हुकूमत ने। अच्छा अच्छा कादिर, लेट हिम रिस्पॉन्ड, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। हाँ जी, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। नहीं उनको बोलने दे, उन्हें बोलने दे थोड़ा सा हम, जबकि मुझे अब तक तो समय देना है, एट अ वन टाइम वन न करने दे ताकि लोगों को भी पता चले जी। हाँ चलो, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि कादर पटेल साहब, अपना पटेल साहब के मदो खैर साहब जो है ना, वो डुगडुगी। अच्छा मैं खामोश हो गया, अब आपका प्रोजेक्ट गिनवा दे जो आपने काम किया। शेख चली वाली बातें न करें, प्रोजेक्ट गिनवा दे कादिर। अच्छा, दूसरा आपको इल्म है कि केपी के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए। आज पूरे पंजाब के अंदर जो है, जो मैं समझता रिमोट एरिया थे वहाँ पे जनाब आज मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। देखिए आप, इसके अलावा जो खूनी सड़क जिसे कहा जाता था जनूबी पंजाब की, वो सबसे बड़ा आपने प्रोजेक्ट दिया है बलकसर तक पूरे वो जनूबी पंजाब को लेके। फिर इन्हीं के आपको देखने जहाँ से ये चल के आते हैं, जो इंडस हाईवे था उसको कितनी बड़ी रकम दी गई है, कराची को कितना बड़ा पैसा दिया जा रहा है, K4 पे कितना काम हो रहा है। तो असल में इनकी आंखों पे जो तासुब की है ना, क्या ना, ये बुग़्ज़ इमरान खान में ये अंधे हो चुके हैं। इन्हें नजर ही कुछ नहीं, अगर मैं गिनवाने पे आऊँ ना, अभी देखें ये इनकी जो साहब आधा घंटा बोल दे, कोई प्रोजेक्ट तो बता दे अपनी मुकम्मल की है। कह रहे इंडस हाईवे का कह रहे, पंजाब की रिफॉर्म्स की बात करें, केपी के रिफॉर्म्स की बात करें, पुलिस की, तो बेड़ा गर्क कर दिया है रिफॉर्म्स का। ये मैंने जो इनको गिनवाए हैं प्रोजेक्ट क्या गिनवाया है, कोई अच्छा काम तो बता दे नियाज़ी साहब। ठीक है ना, मैंने अगर ये जो इनको बताए हैं तो इसमें ये क्या आपको नजर आता है, ये प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने कहा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर करे, आपको बताया एजुकेशन सिस्टम। आपकी शरत हुसैन ने अभी पिछले हफ्ते आपसे खिताब की है लॉ एंड जस्टिस कमेटी को। आपके इल्म होना चाहिए निदा, पता है कितनी यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं पंजाब के अंदर? तकरीबन ऑलमोस्ट 16 यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं इस वक्त, इस 3 साल दौर के अंदर। सारा नाम बता दे 16 का, बड़ा नाम तो बता दे। 16 ननकाना में बनी है, जंग में बनी है, अच्छा में बनी है, मियावाली में बनी है। अब इनको मैं अब लंबी तफसील है कि कौन सी। ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट मैं यही थोड़ा सा स्टॉप करूंगी, मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ एक जाना है। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, मैं फिर वापस आ रही हूँ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही थी इससे पहले ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी कादिर मंदुखेल साहब, तो है ही स्टूडियो में, हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर गौस साहब। एंड होना तो ये था कि आज पैनल में सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मुझे आज इंडिविजुअली करना पड़ा है। तो अब सेनेटर गौस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से उनको भी खुशामदीद कह लेते हैं पैनल में। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर गौस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा गौस साहब, सबसे पहले तो बताएं, मरीम नवाज साहब ने आज बड़ी तनकीद की है हुकूमत के ऊपर, और ख़ास तौर पे इस एतबार से कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, 3 साल की कारकर्दगी को तबाही करार दे दिया है। एक तरफ तो आप लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ी देर पहले कादिर मंदुखेल साहब से भी यही था और आपसे भी यही है कि ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी नहीं हो पा रही एक साथ। पीपल्स पार्टी बमुकाबला पीडीएम भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ चल रहा है, तो आप लोग जब खुद मुत्तहिद नहीं होंगे तो हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम बिल्कुल अपोजिशन जो है इस इशू पे तो बिल्कुल कटी है कि हुकूमत को कैसे गिराया जाए। देखो, कल जो बिलावल की स्टेटमेंट थी वो लॉन्ग मार्च की भी बात कर रहा है, वो अदमात की भी बात कर रहा है। मसला अब ये है कि लॉन्ग मार्च से हम भी राज़ी हैं, बिलावल भी, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है। मसला है कि रिज़ाइन हमारी जो मौक़िफ़ है पीडीएम का वो है कि रिज़ाइन साथ दी जाएंगे, कम अज़ कम उसकी एक चीज़ तय हो जाए कि जब लॉन्ग मार्च करें तो साथ ही हम रिज़ाइन जमा करा दें। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी नहीं आ रही, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू है, और मेरे ख्याल में कुछ न कुछ 10-15 दिन में कुछ न कुछ एक रिजल्ट निकल आएगा और इस चीज़ की कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से हुकूमत को गिराया जाए। तो उस पर काफ़ी बस एक ही चीज़ है कि रिज़ाइन हमने कब देने हैं। लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि हम तैयार हैं। लेकिन सेनेटर गौस साहब, कादिर मंदुखेल साहब भी ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी पूछ रही है कि आप लोग की जो रिजाइन की बात थी तो पीडीएम में से पीपल्स पार्टी को निकले हुए इतना टाइम हो गया है, एंड फॉर आफ्टर वाचिंग दैट टाइम वो टेन्योर अगर देखा जाए तो
कीपिंग इन द माइंड दैट टेन्योर अभी तक आप लोगों ने रिजाइन दिया नहीं, और आप लोग भी उसी बात पे तो कायम है जो कि पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ था कि रिजाइन ना दिया जाए, अभी इस्तीफे ना दिए जाए। अब देखिए कि रिजाइन पीपल्स पार्टी अगर आज मानती है तो हम आज देने को तैयार हैं। मसला ये है कि हम अगर रिजाइन दें तो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक सारी पोजीशन ना दे। हम अगर सही। कर भी दें तो और अनाज की फैलेगी और वो जो कह रहे हैं कि जी आप पंजाब में उनका साथ दें, आप लोग वो भी नहीं मान रहे। कि पंजाब में वो बैठ के हमने तो कहा पंजाब में साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो कोई शो तो करे नहीं कि जी हमारे पास इतनी अक्सरियत है। उनके पास पंजाब में 7 सीटें हैं और अदम तो बात करिए 186 मेंबर चाहिए। चलो हमारे शामिल होके फिर भी एक जो 173-74 बनते हैं, 10 हमें जो है वो दूसरे चाहिए, हमें 12 और चाहिए। तो 10 जो है अगर दुश्मनी काफ के परवेज़ ग्रुप के वो पता नहीं हमारे साथ आते हैं कि नहीं है। हाँ। हम तो चाहते हैं कि हमें पूरा गेम नंबर जो पूरा करके दिखाएं, हम आज ही तैयार हैं। लेकिन हम पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर के साथ वो कहते हैं ये दम बात करो। तो चले कादिर मंदुखेल साहब से पूछ लेती हूँ ना, साथ हैं वो। तो कादिर मंदुखेल साहब जो बात कर रहे हैं सेंटर गौस साहब, आप अग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली बात तो मैं सेनेटर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, नंबर 1 बात। क्योंकि हमें जिस शख्स के ज़रिए शोकास दिए मेरे चेयरमैन को, उस शख्स का वो लेवल नहीं है शोकास का। वो खुद बेचारे का मुलाजिम जिस हैसियत है, उसको मेरे चेयरमैन को शोकास का सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरे पीडीएम को जो हरकत की उन्होंने। दूसरी बात जो सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि पहले वो फिगर ला के दे दो, आप मुझे बताओ दुनिया में या पाकिस्तान की तारीख में क्या ये फिगर पूरा एक साथ लेके फिर जाके अदम एतमाद लाना पड़ता है? चलो थोड़ी देर के लिए मैं सेनेटर साहब की बात मान लेता हूँ। अभी कौमी असम्बली में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया है जॉइंट अपोजिशन में हम और आप सब ने, तो क्या हमारे फिगर पूरे थे? और फिर फिगर पूरे कैसे नहीं हो सकते? अब आप खुद बता रहे हो कि 10 का फर्क है। 10 का फर्क में सिर्फ 32 एमपीए जहांगीर तरीन साहब के पास जो शो किया है। और फिर आपको पता है कि अदम एतमाद में गवर्नमेंट से भी वोट मांगना पड़ता है। और बहुत सारे नेशनल असम्बली में मैं नाम बता सकता हूं कि हुकूमती एमएनए हुकूमत के ऊपर बरस रहे कौमी असम्बली के अंदर, तो वो भी नाराज है, एमक्यूएम भी नाराज है, मैंगल वाले निकल चुके हैं, उसमें मैंगल ग्रुप निकल चुका है, काफ लीग भी डमाडोल चल रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर आपने पंजाब में जब पीटीआई के साथ जो हमें आप बता रहे कि आप इस्तीफा दे, आप पंजाब में पीटीआई के साथ बैठ के आपने जो मुआहदा किए, जो समझौता किए, और फिर 10 सीटों वाली काफ लीग को आपने एक सेनेटर कमीशन के तौर पे दिए, वो कौन सा उसूल है, कौन सा एक हिसाब किताब में दिया है? आप जिस हुकूमत के खिलाफ धरने दे रहे थे, इस्तीफा दे रहे, उसी हुकूमत के साथ आप बैठ के आपने आपस में 5 सेनेटर आपने ले लिए, 5 पीटीआई को दे दिए, और एक सेनेटर कमीशन के तौर पे जो आपका रास्ता बना के दिए काफली को दे दिए। जबकि 45 एमपीए के ऊपर 1 सीट थी, उनकी तो 10 सीटें हैं, तो उसको फिर क्यों नहीं करे? और फिर दूसरी बात ये, जब आप कह रहे हैं कि हमारी 7 एमपीए, कोई शक नहीं है, आपके तो सिंध में 1 भी नहीं है ना, तो आप हमसे इस्तीफे कैसे मांग रहे? हम आपकी सिंध में तो 1 भी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब वो एक मैदान में पहलवान उतरता है तो वो ये सोच के उतरता है मैंने जीतना है। और फिर अगर मैं ये बात भी आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, तो आप मुझे बताओ कि कराची से आप बनी गाला को ललकार किस बात पे कर रहे थे? आप वह कहते कि हम धरना करेंगे मौलाना साहब की क़यादत में, वो किस बेस पे कर रहे हैं? क्या आप वहां इस्लामाबाद जाके फिर क्या होगा आपका? तो भाई आप सीधे साधा बताओ कि 2023 के इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मिफ्ता इस्माइल जो है ना हारने के बाद और इबरतनाक शिकस्त के बाद भी वो मेरे खिलाफ उसने पिटीशन दाखिल किए जो कि अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। तो अब आप ये कहें कि आपका इलेक्शन मुहिम है, लेकिन वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके एक ही टाइम पे 2 बयान आ गए। अब मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची के जलसे में कहा कि कौमी हुकूमत, जब एक जलसा किया तो शायद कहीं ऑफर आ गई तो कौमी हुकूमत भी बात की है, अगले दिन बात की नहीं 2023 का इलेक्शन जो है ना वो शफाफ होने चाहिए। तो भाई आप इलेक्शन की शफाफ के लिए बात करें, आइए बैठ के हुकूमत का जो ये इलेक्ट्रॉनिक का ड्रामा मचाया है इनके ऊपर बात करें कि आप एक बटन में पूरे इलेक्शन 2023 में अपने खाते में लाना चाह रहे हो, क्योंकि आपका पहले आरटीएस सिस्टम आपका फेल हो चुका है, इसके ऊपर बात करें। तो फिर आप जलसे जुलूस क्यों कर रहे हो? और फिर जलसे जुलूस भी आप कहां कर रहे हो? वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत और कराची में आप कर रहे हो। तो भाई कराची में क्या तुक बनता है? आपने जलसा करना है तो इस्लामाबाद में करो, पिशावर में करो, कोयटा में करो, लाहौर में करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाहौर का जलसा तो नाकाम हो चुका है।
अब नाकाम जब हो चुका है, अब आप सिंध हुकूमत के कंधे पे बंदूक चलाना चाहते हो, और अभी आपने मौलाना साहब को ऑफर किए कि हम आपकी सरबराही में, मेरे ख्याल में बेहतर तो ये सेनेटर साहब आप मुस्लिम लीग नून को जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में जम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा फाइट करने वाले हैं। जी सेनेटर गौस साहब। जी पहले तो ये मंदो खैर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इन्होंने ताना हमें दिया है कि जी पंजाब में हमने एक सीट जो है PTI को या उनको तोहफे में दी थी, हालांकि ये बात गलत है। हमने कोई तोहफे नहीं, अगर उस गेम में अगर हमने तोहफे में दिए तो फिर आपने क्यों अपने बंदे के जो कागजात है वापस ले लिए थे? परवेज अशरफ के जो दामाद थे उसके कागजात क्यों वापस लिए थे? और ये जो कॉन्फ्रेंस डेवलप कराया था, ये तो कराया ही एक आसवारी जरदारी था। उन्होंने हमें भी अगर अप्रोच किया, परवेज लाई ने अप्रोच किया, इनको किया और हमें भी किया, और फिर परवेज जरदारी साहब ने बारगेनिंग की कि जी मैं चलो यहाँ से अपने कागजात, हमें तो कुछ नहीं मिला सेनेटर साहब, आप मरकज में जो है यूसर रजा गिलानी को हमें वोट देंगे, तो उनका आपस में एक एग्रीमेंट होगा मुस्लिम लीग का। अच्छा मान रही है, ये बार्गेनिंग मान रही है कि हमने किया, ये इस तरह से है। और बाकी जहाँ तक उस ताल्लुक है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी बात कह दी कि जी तो नेशनल गवर्नमेंट की जो बात की है, जी जी हाँ जी, उसमें ये मैं बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जी जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा 23 के इलेक्शन में जीतने का और हमें हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, तो सिवाय PTI के तमाम, मैं जिस तरह मुल्क के हालात है, तमाम सियासी पार्टियों को अपने साथ शामिल करूँगा हुकूमत में, क्योंकि जिस हुकूमत जिस गिरदार में हमारी मीशत और बाकी मसाइल में हमारा मुल्क घिर चुका है, तो उससे निकालने का यही तरीका है कि जब तक हमेशा भी कंस्टिट्यूशन डेवलप की जाए। उनका इशारा उस तरफ था, लेकिन हमारे कुछ दूसरे जो मुखालफिन है वो क्या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चले गए। हमने तो इलेक्शन के बाद की बात की थी कि जिस तरह यूसुफ रज़ाक गिलानी जब 2008 में MNA बने थे, जो सारी वज़ीर आज़म बने थे, तो तमाम सियासी पार्टी उनको वोट दिया था। वजह क्या थी कि उस वक्त हालात ही ऐसे कि मुल्क को गिरदाव से निकालना था। उसको मुस्लिम लीग नून ने भी दिया था, GUI ने भी दिया था, पीपल्स पार्टी ने तो खैर दिया था, बाकी जो कौमी जो छोटी पार्टी सब ने दिया था कि मुल्क ऐसे एक भंवर में फंस चुका है, हमें एक कौमी हुकूमत की जरूरत है। तो उनका इशारा उस तरफ था। तो कराची के ऊपर बात की है, ठीक है सेनेटर साहब, कराची के ऊपर बात की है कौमी हुकूमत की, और दूसरी बात ये आपने मुख्य मुकाम मान लिया है कि सेनेट के इलेक्शन में आपने PTI के साथ पंजाब में मुख्य मुकाम कर लिया। चले ठीक है, मेरा टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, मुझे वाइंड अप करनी पड़ेगी ये डिबेट। बहुत शुक्रिया सेंटर गौस आप साहब का, आपका और कादिर मंदुखेल साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन इसी के साथ अपनी मेजबान 10 को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।